नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटिकल मिरर। आज जैसा कि दिल्ली के में चुनाव होने वाले हैं अभी, और सभी लोग दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे हैं और मैंने भी एक दो वीडियो इस पर पहले बनाए हैं। तो मैं इन दिल्ली चुनाव के बैकड्रॉप में जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी सरकार पार्टी पर विभिन्न स्कैम्स के आरोप लगे हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा। और ये सीरीज है, मैं तीन चार ऐसे जो स्कैम्स हैं उनको डिस्कस करूंगा एक एक दिन में। आज मैं पहला बात करूंगा पैनिक बटन स्कैम की। पैनिक बटन स्कैम जब 2019-20 में अरविंद केजरीवाल सरकार आई थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर महिला सुरक्षा की बात की थी और उसके अनुसार ही उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें सारी बसेज में, दिल्ली में जितनी भी डीटीसी बसेज हैं या प्राइवेट बसेज हैं, उनमें एक पैनिक बटन लगाया जाएगा ताकि महिलाएं किसी भी संकट की स्थिति में उसको दबा सके, और उससे जो सीधा वो एक कंट्रोल रूम में जाएगा और कंट्रोल रूम से पुलिस विभाग को सूचना दी जाएगी और तुरंत उससे एक्शन लिया जा सकेगा। तो ये तो प्रोजेक्ट था और ऐसा ही टैक्सीज वगैरह में भी किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट था और इसकी काफी प्रशंसा भी की गई थी कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा विभिन्न अदर दूसरे राज्यों में भी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चालू किया गया था, तो शायद उनको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी शुरू किया था। ये जो प्रोजेक्ट था, इसमें प्रत्येक डीटीसी और क्लस्टर बस में दो वायरलेस वॉकी टॉकी, आ, तीन सीसीटीवी व एक बीपीएस सिस्टम और 10 पैनिक बटन लगाने आवश्यक होंगे। इसमें 4,500 बसें, जिसमें 3,391 डीटीसी की और 1,109 कॉन्ट्रैक्ट की बसेस थी, में दो उपकरण लगाए गए। इसके अलावा जो प्राइवेट बसेस चलती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनकी संख्या अलग है जो लगभग 10,000 हैं दिल्ली में। इनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का निजी फर्मों द्वारा की जाती थी, मतलब जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो निजी फर्मों को दिया गया था। टीएसआर और टैक्सी में पैनिक बटन लगाने की लागत करीब 9,000 से 15,000 थी और जो हर एक टैक्सी ड्राइवर से वसूल की गई थी। हर 2 माह साल में मेंटेनेंस और रिचार्ज के लिए विक्रेता यानी जो वेंडर था, जो सर्विस प्रोवाइडर था, उसको पेमेंट किया जाना था। परिवहन विभाग द्वारा 40 से अधिक जो वेंडर्स थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके कंपनियों को स्वीकृति दी गई थी कि आप इन कंपनियों से ये खरीदेंगे और इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो जब ये प्रोजेक्ट इस तरह से बना था और प्राइवेट कंपनियों को, आम आदमी पार्टी जो एक अपने आप को वामपंथी पार्टी कहती है और क्रोनी कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म का जो वर्ड का इजाद था वो अरविंद केजरीवाल ने किया था। उन्होंने ये सरकारी डिपार्टमेंट को देने के बजाय प्राइवेट विभागों को देने का फैसला किया। तो इसमें जो बीजेपी है, उन्होंने इसको बहुत बड़ा घोटाला का रूप में इसको प्रस्तुत किया और ये बताया कि करीब 500 करोड़ का घोटाला है, और एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न पैनिक बटन लगाया गया और लगाए गए भी तो इन फंक्शनल नहीं है। तो जब उन्होंने आरोप किया तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी खोजबीन की या ना इन्वेस्टिगेशन किया, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी वो कुछ इस प्रकार है। निजी फर्मों और परिवहन विभाग के बीच में पैनिक बटन प्रोजेक्ट के लिए कोई त्रिकोणीय समझौता नहीं हुआ था। मतलब जो निजी फर्म, जो 40 फर्म जिनको कॉन्ट्रैक्ट जिनको अप्रूव किया गया था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ था। दूसरा पॉइंट जो उनका था वो था नियंत्रण कक्ष और बस चालक ट्रैक कंडक्टरों के बीच में पूरी तरह से बाधित थी। मतलब कोई इसमें जो नियंत्रण कक्ष था और बस चालकों कंडक्टरों के बीच संपर्क पूरी तरह से बाधित था, मतलब उनके बीच में डिसरप्शन था, कोई कांटेक्ट नहीं था। देखने के यानी सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम प्रशिक्षित ऑपरेटरों द्वारा संचालित नहीं हो रहे थे, क्योंकि इन फर्मों में प्राइवेट को दी थी और उन्होंने कोई अच्छे लोग उस पर उपलब्ध नहीं कराए थे। चौथा पॉइंट जो उनकी जो रिपोर्ट में था होता है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अब तक पुलिस नियंत्रण कक्ष या 122 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को पैनिक बटन से एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। मतलब जो पैनिक बटन नियंत्रण कक्ष में जब अगर आप पैनिक बटन दबाएंगे तो वहां खबर जाएगी और वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। तो ऐसी इतिहास नहीं है आज तक भी कोई कोई रिपोर्ट ऐसी दी गई हो। ये सब 2023 के तब की बात है। उसके बाद इसका क्या हुआ पता नहीं। डीटीसी और क्लस्टर बसों, टैक्सी और टीआरएस की रैंडम फिजिकल चेक में जांच में पाया गया कि नियंत्रण कक्ष में पैनिक बटन का कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। यानी अगर आप प्रेस बटन प्रेस करो तो उसका कोई खबर वहां पे नहीं जाएगी कंट्रोल रूम पर। इसके बारे में मैं आपको थोड़े से डिस्कस करूंगा थोड़ा इस के बाद में, इन पॉइंट्स के बाद में।
पॉइंट नंबर 6 इस टैक्सी में लगे पैनिक बटन में आई शिकायतों 112 हेल्पलाइन तक पहुंचाने का कोई प्रावधान नहीं था। मतलब टैक्सी वजह से अगर कंट्रोल रूम में अगर कोई शिकायत आ भी गई तो उसको 112 जो पुलिस हेल्पलाइन है उस तक पहुंचाने का भी कोई प्रोविजन नहीं किया गया था। पैनिक बटन अलार्म की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष संचालित नहीं किया गया था, यहाँ तक कि नियंत्रण कक्ष ही संचालित नहीं किए गए थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने प्राइवेट फर्मों को दिए थे। और अंतिम पॉइंट जो उनका था वो पैनिक बटन में प्राप्त शिकायतें पुस्तक उपयुक्त प्लेटफॉर्म तक नहीं भेजी जा रही थी। मतलब कुल मिला के पैनिक बटन या तो काम नहीं कर रहा था, या उससे अगर कुछ शिकायतें आती थी तो वो उसको पुलिस को तरह नहीं दी जाती। तो कुल टोटली ये एक इनफेक्टिव था, और इसका कहीं कोई महिलाओं को फायदा नहीं हो रहा था। और बेसिकली देखा जाए तो पुलिस के पास इसकी कोई खबर भी नहीं आई है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि इन पैनिक बटन की वजह से महिला सुरक्षा, महिला कभी मुश्किल में रही हो और उसको सुरक्षा के लिए पुलिस ने भेजा हो। पैनिक बटन जो टैक्सीज में लगाए गए थे या प्राइवेट बसेज में लगाए थे, इनकी 9,000 रुपये से 12,000 रुपये तक कॉस्ट थी। और एक और पत्रकार जो किसी टीवी चैनल का, तो वो डीटीसी बस के कई ड्राइवरों और कंडक्टरों से भी बात की थी उन्होंने, और उन्होंने पाया कि उनकी बसेज में तो ये लगे ही नहीं है। अब इन बसेस पे पेपर्स पे यानी बही खाते में लग गए होंगे, और इसका पैसा कहाँ गया, ये सब एक डाउट है। और इसीलिए बीजेपी ने इसको एक स्कैंडल बनाया। वास्तव में ये स्कैंडल है या फिर एक कुप्रबंधन का एग्जाम्पल है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो एसीबी की रिपोर्ट थी, एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट थी, ये आई थी अप्रैल मई 2023 में, और अब तक 25 आ गया है आज तो। आज तक इस पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि उसके लिए कहते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए था। क्यों विजिलेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल नहीं मिल रहा, ये केवल आपको यही बताएगा कि किस तरह से भारत में लॉ इन्फोर्समेंट होता है। अब मैं बात करता हूँ पैनिक बटन जो टैक्सीज और प्राइवेट में लगे या फिर कहीं डीटीसी बसेज में भी लगे। मुझे याद है कि ये करीब 1990 की बात है कि एक किसी अफ्रीकन कंट्री से कुछ ट्रांजिस्टर्स का एक टेंडर निकला था, जिसमें एक रिक्वायरमेंट था उनका एफएम, और एफएम उस समय नहीं हुआ करती थी, एम्पलीट्यूड मोड था। और शॉर्ट वेव और मीडियम वेव दो वेव हुआ करते थे। और शॉर्ट वेव में शॉर्ट वेव वन, शॉर्ट वेव टू, शॉर्ट वेव थ्री आदि हुआ करते थे। तो जो शॉर्ट वेव में था उसको काफी फाइन ट्यूनिंग से, अगर आपको रेडियो स्टेशन पकड़ना है तो फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता था। तो उसमें एक मेन ट्यूनिंग की जगह बड़ा बटन होता था, और एक बहुत फाइन ट्यूनिंग के लिए एक और बटन हुआ करता था, जिससे आप अ, अच्छे से ट्यूनिंग कर सके, क्योंकि उस समय डिजिटल नहीं हुआ करते थे, सारे एनालॉग या मैन्युअली हुआ करते थे। तो इसका एक रिक्वायरमेंट था। तो एक कंपनी ने कई कंपनियों ने, भारतीय कंपनियों ने वो टेंडर भरे, और एक कंपनी ने उसको टेंडर भरा जिसमें उसकी एडिशनल कॉस्ट 100 रुपये लगाई इस प्रोविजन की, फाइन ट्यूनिंग प्रोविजन की। लेकिन उन्होंने डिमांड की कि नहीं नहीं, आपको इसी रेट में विद फाइन ट्यूनिंग देना होगा। तो वो कंपनी एग्री कर गई। तो अल्टीमेटली उस कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने केवल वहां पे बटन लगा दिया, और उसका ट्रांजिस्टर के कंट्रोल सिस्टम से कोई संबंध नहीं था। वो था वहां पे घूमता था केवल, और कुछ नहीं करता था। यानी एक दो दो 5 रुपए का बटन लगा दिया, और सेम रेट पे कोट कर दी। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि दिल्ली में हुआ है। वहां पे जो एक बटन जो चित्र में मैं आपको दिखाऊंगा या मैंने दिखाया है, वो वहां पे टैक्सीज और बसेस में वो फिट कर दिए गए। उनका ना तो ड्राइवर से कोई कनेक्शन था और नहीं कोई उनका कंट्रोल रूम से कनेक्शन था, क्योंकि उससे रेडियो फ्रीक्वेंसी से मीच करना, ये सब कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट थे वो नहीं थे। वहां पे केवल एक डब्बा लगा रखा था जो नॉन फंक्शनल था। दिखने में लगता था कि वो एक पैनिक बटन है, और जिससे एक भावना है महिलाओं में सुरक्षा की। ऐसा मुझे लगता है कि इसमें एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रॉनिक या रेडियो इक्विपमेंट नहीं था, केवल डब्बे लगाए गए थे और पैसा खाया गया था, घोटाला किया गया था। ऐसा मेरा मानना है। सच है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब जांच का विषय है, और एसीपी की जो रिपोर्ट शायद इसी तरफ इंडिकेट करती है। तो मेरा मानना है कि अभी मैं थोड़े दिन पहले एक बहुत ही वरिष्ठ यूट्यूबर को सुन रहा था, जो कि कानून के विशेषज्ञ भी हैं, आईआईटी से भी पढ़े हुए हैं, आईआईएम से भी पढ़े हुए हैं, और कृषि विशेषज्ञ भी हैं। तो मतलब काफी मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी हैं, और उसी तरह से उनका ज्ञान भी, और उसी तरह से वो इसी चीजों का विश्लेषण भी करते हैं। उनका कहना था कि केजरीवाल का एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना, और उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है। और फिर पैसे का जैसे आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने क्रिप्टो के थ्रू बाहर भेज दिया वगैरह वगैरह। तो उनका एकमात्र उपाय ये उद्देश्य यही है। तो उन्होंने शायद 2000
2015 से लेके 2020 तक जो सरकार चलाई कोई घोटाला नहीं किया, लेकिन उस समय उनकी एक रिसर्च विंग रही होगी जिन्होंने उनको इस तरह के लिस्ट बनाई कि कहाँ कहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है। और इसमें शायद ये पैनिक बटन और होगा। और अभी रिसेंट में केजरीवाल ने घोषणा की है कि जो भी दिल्ली में RSW है, मेरे ख्याल से RSW की फुल फॉर्म होगी रेजिडेंशियल सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी, कुछ ऐसा होगा। उनमें वो हर सोसाइटी में उसकी अनुसार 2 4 10 सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करेंगे। और उनका जो तनख्वाह है, उनका जो पैसा है, वो सरकार देगी अगर आम आदमी सरकार पावर में आई तो ये एक और तरीका है जो आप अगर आती है तो इसका भी एक आप घोटाले के रूप में आपको बाद में पता लगेगा कि ये भी घोटाला। तो ऐसी उनकी मेरे ख्याल से लगता है कि जैसा कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने साथ बहुत फाइनेंस के एक्सपर्ट रखता है, केजरीवाल ने इस तरह के कुछ मनी मेकिंग फार्मूला सजेस्ट करने के एक पूरी टीम है उनकी। तो ये मेरा है, सही है गलत है ये मैं नहीं कह सकता। आपको कैसा ये विचार लगा इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा और किसी दूसरे स्कैम की, जो शायद स्कैम की संख्या शायद 7 बताते हैं, बीजेपी 7 बताती है, अगर उसका निकालने के अगले 2 3 दिनों में आपको और स्कैम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।